बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज त्रिशक्ति सम्मेलन के जरिए उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर देंगे। अमित शाह देहरादून में 15,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसे चुनावी आगाज माना जा रहा है। – 2019 के लोकसभा चुनाव में एक एक सीट को बीजेपी महत्वपूर्ण मान रही है और इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद देहरादून आ रहे हैं। शाह यहां हरिद्वार और टिहरी लोकसभा के करीब 15,000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही ये भी संदेश देंगे कि पार्टी एकजुट है। अमित शाह के इस कार्यक्रम को चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार लोकसभा और टिहरी लोकसभा के हमारे जो 4700 बूथ हैं, उन बूथों के जो त्रिदेव है, हमारे बूथ पालक, बूथ संयोजक और बूथ का हमारा BLA, तो लगभग ये टोटल लोग 15,500 से ऊपर है। हमारा लोकसभा का बिगुल बजना शुरू हो जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए बीजेपी का हाईकमान हर सीट पर बारीकी से तैयारी कर रहा है और इसीलिए इस दौरे की तैयारियां भी खास हैं और अमित शाह की नजर भी पैनी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान, जैसे हमने जिक्र भी किया, त्रिशक्ति सम्मेलन के माध्यम से चुनावी शंखनाद किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। 3 लेयर में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परेड ग्राउंड के आसपास को 0 जोन बनाया गया है। तो इस बड़े कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े लीडरान भी शामिल होंगे। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी देहरादून में मौजूद। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू भी सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी जो हैं देहरादून में मौजूद हैं। संभावनाएं हैं कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी के तमाम स्टेट की जब हम बात करते हैं तो बड़े लीडर्स, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वो पहुंचेंगे। और अमूमन अमित शाह जब पहुंचते हैं तो पूरी कोशिश ये होती है, एक पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट है, और जब कोशिश ये होती है कि कार्यकर्ताओं में जोश तो भरे ही, साथ ही साथ इस तरह की स्ट्रैटेजीज हों कि जब वोटिंग होती है तो वोटर्स को वोटिंग सेंटर तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है पन्ना प्रमुख की, तो वो एक स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है जिस पर बीजेपी काम करती है। किशोर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किशोर, जिस तरीके की एक्टिविटीज बीजेपी कर रही है और अमित शाह खुद जो है मोर्चा हमेशा संभालते हैं, वो यहां पर नजर भी आ रहा है, और जिस तरीके से आज तमाम बड़े लीडर्स पहुंचेंगे, क्या कुछ और इसमें जानकारियां हैं? देखिए जीनत, मौसम में जरूर सर्दी है, लेकिन राजनीतिक पारा आज काफ़ी चढ़ने वाला है, क्योंकि अमित शाह आज देहरादून के परेड ग्राउंड से एक तरह से मानेंगे कि लोकसभा चुनाव की उत्तराखंड में शंखनाद कर देंगे। चूंकि यह हालांकि बीजेपी का कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी के टिहरी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा के करीबन 15,000 से 17,000 के करीब कार्यकर्ता, त्रिशक्ति यानी बीजेपी की जो त्रिशक्ति है, इसमें बूथ पालक, BLA2 और बूथ अध्यक्ष यानी जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे। और अमित शाह इस पे बारीकी से काम करते हैं। हमेशा ये जानते हैं कि अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता, क्योंकि अगर एक बूथ में मान लीजिए कि अगर 100 वोटर्स है और 100 वोटर्स में अगर ज्यादा से ज्यादा यानी अगर 50% से ऊपर बढ़े तो यानी पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो आज तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स यहाँ पे शामिल होंगे। सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद है, उसके साथ कैबिनेट मंत्री जो उत्तराखंड के हैं, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे, श्याम जाजू प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो पदाधिकारी वो पहुंचेंगे। और अमित शाह देहरादून के परेड ग्राउंड से जो मंत्र देंगे, जो जीत का मंत्र देंगे, वो कहीं ना कहीं चुनावों की शुरुआत है और कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश भरेंगे। क्योंकि अक्सर अभी पिछले दिनों ये सुनने में आ रहा था कि पार्टी में थोड़ी बहुत अनबन है, पार्टी थोड़ी अलग चल रही है। हालांकि पार्टी ने नगर निगम चुनाव ये दावा जरूर करी थी कि वो जीती है, लेकिन अगर रूलिंग स्टेट में पार्टी है और वो सत्ता पे काबिज है, 57 सीटें और 57 सीटों में ज्यादातर सीटों में वो अगर एवरेज लगाया जाए तो बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि उसको
जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। तो इसीलिए खुद अमित शाह पहुंच रहे हैं और अमित शाह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो खुद अगर जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं में बूस्टअप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनाव के बिगुल बजाने और खुद कार्यकर्ताओं को समझाने हैं, तो ऐसे में एक छोटा सा कार्यकर्ता आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोटिवेट होगा और वो पार्टी के लिए काम करेगा। जरूरी बात कही किशोर, इस पर एक सवाल और है। अभी कुछ वक्त पहले हमने हेडलाइन में रूबरू कराया, इंदिरा हृदयेश जो है वो ये कहती हैं कि कुछ पुराने कांग्रेसी जो हैं वो वापस आ जाएंगे पार्टी से, और ये बड़ी मीटिंग भी हो रही है। और अनबन का जिक्र किया आपने, पिछले दिनों के चुनावों का जिक्र किया, पार्टी में अनबन है, ये कई बार जो है मंच पर भी आई है। तो एक बड़ा चैलेंज पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस चाहे बीजेपी, उसमें ये रहता है कि आप के जो अंदर नाराजगी है, जो मतभेद मनभेद है, वो कैसे दूर होंगे। तो क्या इस तरफ भी कदम उठाएंगे अमित शाह? बिल्कुल निश्चित तौर पे पहली बात यह है कि अमित शाह जब पहुंचेंगे तो सारे जो चाहे वो जो नाराज है, जो नाराज नहीं है, वो भी मंच में रहेंगे। कारण यही है कि हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको वहां पहुंचना जरूरी है। तो एक मंच से एक मैसेज कार्यकर्ताओं को जाएगा कि सब एक है। रही बात दूसरी कि इंदिरा हृदयेश ने जो बयान दिया कि जो पार्टी छोड़ के गए थे, सरकार तोड़ी थी, अब सरकार बनाने आएंगे, तो अभी कहना ज्यादा जल्दी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो जिन पे संभावनाएं भी जताई जा रही है, जिन पे शक किया जा रहा है या राजनीति में कहा जाता है कि वो शायद उनको ठीक नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस में आने वाले टाइम पे हमारे लिए प्रदेश में ठीक ठाक पद मिल जाएगा और बड़ा पद मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल लोकसभा चुनावों से पहले कोई भी इस तरीके का दल बदल या कोई भी इस तरीके के पार्टी को छोड़ के तो शायद अभी फिलहाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे भी बहुमत है, 57 सीटें हैं और केंद्र में भी बीजेपी के पास अच्छा बहुमत है। और जिस तरीके से बजट और जिस तरीके से लोगों के रिएक्शंस मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से उम्मीद मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए पॉजिटिव आ रही है। क्योंकि महामंथन हो ही रहा है, मैंने पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट जो बीजेपी में है उसको क्लियर भी किया भी था कुछ वक्त पहले। कुछ लोग जो है अपने लोकसभा सीटों की दावेदारी पेश कर रहे थे, उसमें रेखा आर्या का भी जिक्र था, आप बखूबी जानते हैं। तो क्या हमें कहें कि वहां पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि मैसेज गलत जाता है। ऑलरेडी एक सांसद है अपने संसदीय सीट, मैं कहूं कि अपनी सीट पर, उसके बाद कोई और भी अपनी राय रखे तो पार्टी में कुछ, पार्टी की तरफ से तो नेगेटिव मैसेज जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही हमें उतरना है। तो इस तरफ भी कुछ काम होगा। बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि तमाम लोगों ने दावेदारी करी है, चाहे रेखा आर्य हो, हरक सिंह रावत हो, यशपाल आर्य हो, तमाम लोगों ने दावेदारी करी कि हम भी लोकसभा के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन थावरचंद गहलोत से जब पिछले दिनों आए थे, हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो उनको टिकट दिया जाएगा, यानी सेटिंग गेटिंग का फार्मूला उन्होंने कैंसिल किया था। लेकिन आज अमित शाह जहां पर भी जा रहे हैं, जब से वो बीमारी से ठीक हुए और उसके बाद जहां भी गए, उन्होंने एक मैसेज दिया है मंच से, और मैसेज से इशारा किया है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। यानी आज देखना होगा कि अमित शाह किस तरीके से एक मैसेज देते हैं, या अमित शाह ये बोलते हैं कि जो मौजूदा विधायक है वो रहेंगे, तो ऐसे में सारी संभावनाएं, जो उम्मीदें बैठे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन दूसरी ये बात है कि अगर बीजेपी को एक एक सीट जीतनी है, क्योंकि बीजेपी का अगर वाजपेयी जी का अगर कार्यकाल देखें तो एक सीट से हार गए थे, तो ऐसे में बीजेपी जानती है कि एक एक सीट कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसको उसको लगेगा कि अगर हम एक उसमें जीत जाएं या फिर जीत नहीं सकते। लेकिन बीजेपी श्योर शॉट, यानी 100% श्योर शॉट करेगी कि इस सीट पर अगर हम जीत सकते हैं तो इस कैंडिडेट को टिकट देंगे और ये जीत सकता है। तो बीजेपी इस चीज पर ज्यादा मंथन करती है कि कौन सी सीट, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, भले ही वो सांसद हो या ना हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर मतभेद खत्म करना, जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं उसको बैलेंस करना, क्योंकि मैसेज गलत जा रहा है, और जो लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर करना और एक स्पष्ट संदेश देना कि चुनाव में उतरना है तो एकजुट हो जाइए, तभी जीत पाएंगे। कुछ यही कोशिशें जो है आज इस कार्यक्रम में होगी। बेंगलुरु में कल वायुसेना का एक लड़ाकू विमान मिराज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 2 पायलट की मौत हो गई। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी और स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रोल की इस हादसे में मौत हो गई। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए पायलटों को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। उन्हें फौरन कमांड अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। देहरादून के सिद्धार्थ नेगी को जून 2009 में कमीशन किया गया था, जबकि गाजियाबाद के समीर अब्रोल को जून 2008 में। दोनों वायुसेना के एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए थे।
कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी घोषित हो चुकी है। 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो स्क्रीनिंग करेगी कमेटी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को नाम भेजेगी स्क्रीनिंग कमेटी और फरवरी आखिर तक भेजा जाएगा नामों का पैनल। कमेटी में प्रदेश प्रभारी, सह प्रदेश प्रभारी शामिल हैं। प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदय, महासचिव वेणुगोपाल भी कमेटी में शामिल किए गए। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर गए बहुगुणा कैंप को लेकर बड़ा बयान दे दिया। इंदिरा ने सभी की घर वापसी की बात कह दी। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल को इंदिरा ने कहा, जो भी नेता पार्टी का दामन छोड़कर गए हैं उनमें से कोई भी अकेला नहीं लौटेगा, बल्कि उनकी वापसी सामूहिक रूप से एक साथ होगी। इंदिरा ने साफ किया है कि बातचीत जारी है, आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेना है। और फिर हाईकमान के स्तर पर तय होगा, क्योंकि वो सरकार गिराने के लिए गए थे, अब बनाने के लिए आ रहे होंगे तो विचार करेंगे। अकेले में सबसे बात होती है, वो अकेले नहीं आएगा कोई भी, सामूहिक आएंगे सब। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की नौकरियों में भी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण जो है वो मिलेगा। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में 10% आरक्षण देने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही से लेकर शासनादेश भी जारी हो जाएगा और इसके बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारियों का गुस्सा कितना शांत हुआ, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि आज कलेक्ट्रेट में अहम मीटिंग करेंगे, जिसमें इसका फैसला लिया जाएगा कि 4 फरवरी को होने वाली रैली होगी या नहीं। समन्वय समिति के संयोजक की आज की मीटिंग में फैसला करेंगे कि उनकी मांगों को किस हद तक सरकार ने माना। दरअसल कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों की कुछ मांगे मान ली गई हैं, जबकि बाकी पर विचार के लिए सीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है। कर्मचारियों की मकान किराया भत्ते को बढ़ाने की मांग सरकार ने मान ली है। इसके अलावा खत्म किए गए 15 में से 4 भत्तों को बहाल भी कर दिया गया है। तो 4 फरवरी की रैली को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की कुछ मांगे मानी गई हैं और कुछ पर मंथन चल रहा है और मकान किराया भत्ते की मांग सरकार ने जो है वो मान ली है। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, तभी तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन ये भी है कि प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन कर्मचारी जो हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई है। अब तक स्वाइन फ्लू से 16 लोगों की जान जा चुके हैं। महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती था मरीज। 41 साल का शख्स ऋषिकेश का रहने वाला था। 16 लोगों ने स्वाइन फ्लू की वजह से जान गंवा दी। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन इन 2 सालों में सीएम ने जितनी घोषणाएं की उसमें से करीब 40% पर अभी काम नहीं हो पाया। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश का कहना है कि जमीन उपलब्ध न होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। आठ % घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ में रिपोर्ट्स प्राप्त हो रही हैं। तो ज्यादातर घोषणाएं जो अपूर्ण है उसमें एक ही कारण रहा है कि उसमें भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। कि इसके पीछे तकनीकी कारण ये है कि जो घोषणाएं होती हैं वो विदाउट होमवर्क होती हैं। होना ये चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणा हो रही है तो पहले उसका पूरा परीक्षण हो जाना चाहिए। उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है, चाहे वो बजट है, चाहे वो लैंड है, उसकी पहले जो आवश्यकता है उसका एक प्रारूप तैयार हो और उसके हिसाब से योजना तैयार की जाए, ताकि उसमें जब मुख्यमंत्री घोषणा करें तो उसके अमल में दिक्कत ना हो। प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर, आज पूरे प्रदेश में खुलेगा मौसम। सोमवार तक लोगों को मिलेगी राहत। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से परेशानी, मैदानी और तराई इलाकों में बनी रह सकती है परेशानी। कई इलाकों में धुंध से हो सकती है परेशानी। तो फिर भी आज खबर है कि प्रदेश में मौसम काफी हद तक खुल जाएगा। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन पिछले दिनों काफी परेशान हुए हैं लोग और कुछ तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है।
बर्फबारी के नजारे तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी बर्फबारी के नजारे दिखाने जा रहे हैं जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहना बिल्कुल मुनासिब होगा। उत्तराखंड के औली को यहां आने वाले पर्यटक इसी नाम से जानते हैं। खास बात यह है कि दर्शक पहली बार औली में बर्फबारी का वीडियो 3D में देखेंगे। तो लीजिए, जोशीमठ औली रोपवे से लिया गया ये वीडियो खास न्यूज 18 के दर्शकों के लिए। अजय भैया तो खींच दो। जय बद्रीनाथ। देख लिया, बहुत खुश है, बहुत अच्छा प्लेस है स्विट्जरलैंड। हो जाती वीडियो न्यूज 18 के लिए चाहिए, शाम की न्यूज में चल जाएगी। खुश है, बहुत अच्छा प्लेस है स्विट्जरलैंड। तो हम गए नहीं, लेकिन बस काफी है। स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, औली काफी है। हम हर किसी को बोलेंगे इसी टाइम पे आओ औली को। कहाँ से आप लोग? हम लोग मैंगलोर से, कर्नाटका। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे 94 ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में समान मुआवजा नहीं मिलने के बाद चंबा के दिखोल गांव के ग्रामीणों ने ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य रुकवा दिया है और आंदोलन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि दिखोल गांव के 4 परिवारों का मुआवजा 11 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर बनाया गया, जबकि आसपास के अन्य लोगों को 2 करोड़ 90 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। गांव वालों ने जब तक समान मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। हमारे बगल में जो दूसरा खेत है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो उसका मुआवजा 2 करोड़ 90 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बनाया गया है। तो ये बहुत अंतर है जो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। हमारे ये कहना है कि हमारे साथ क्यों ये सौतेला व्यवहार किया गया भाई। सूबे की सबसे छोटी नगरपालिका दुगड़ा में सरकारी धन की जमकर बर्बादी की जा रही है। नगर पालिका की ओर से लाखों की लागत से मशीनें तो खरीद ली गई, लेकिन मशीनों का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया। नतीजतन मशीनें खराब हो रही हैं। पालिका बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के नाम पर बायो टॉयलेट खरीदा, लेकिन उसका उपयोग आज तक नहीं हो पाया। लाखों का सामान पालिका भवन की छत पर सड़ रहा है और मशीनें धूल फांक रही हैं। पालिका की लापरवाही और फिजूल खर्ची को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। क्योंकि जितना सामान जो आया है उसमें से एक भी आइटम जो है जनहित में प्रयोग में नहीं आ रहा है। कुछ साल बाद कबाड़ में नीलाम हो जाएगा। ये परंपरा रही है दुगड्डा नगर पालिका की। ट्रैक्टर आया था, वो भी नीलाम हुआ। ऐसे और भी चीजें हैं जो नीलाम हो जाएंगी। कोई नई बात नहीं है दुगड्डा के लिए। अभी यूज नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको और कहीं लगाते हैं तो वहाँ उसमें लागत लगेगी, फिर उसमें हमें 3 पैसा कनेक्शन देना पड़ेगा और उतनी बिजली खपत होगी उसमें। इसलिए हम रुके हुए हैं कि अगर हमें डीएम साहब परमिशन देंगे तो जहाँ हमारा टेंचिंग ग्राउंड बन रहा है वहीं वो मशीन लगाई जाए ताकि उसका सही यूज हो। रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हालांकि प्लेसमेंट कंपनियों को उनके मुताबिक प्रशिक्षित युवा नहीं मिल पाए। मेले में 836 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 294 बेरोजगारों का चयन किया गया। आईआईटी रुड़की में वाटर रिसोर्स को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश के कई वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। यहां पर्यावरण में हो रहे बदलावों को लेकर चर्चा। रुद्रपुर में किच्छा रोड पर एक ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ और लोग जख्मी हो गए। दोनों मृतक युवक पंतनगर सिड़कुल में एक फैक्ट्री में काम करते थे और मूल रूप से बरेली के रहने वाले थे। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर जो है वो फरार हो गया। तलाश उसकी की जा रही है। तो हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन 2 जो मजदूर थे वो बरेली के रहने वाले थे, उनकी इस हादसे में मौत हो गई और कई लोग जख्मी हैं जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।